हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो आज का सेशन हमारे प्रीवियस सेशन का ही कंटिन्यूएशन है, जहां पर हम नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर्स के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन आज हम डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ेंगे। तो प्रीवियस सेशंस में हमने नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर्स के बारे में पढ़ा था। आज हम ये जानेंगे कि इन डिजास्टर से कोप कैसे करना है, डिजास्टर से पहले खुद को कैसे तैयार करना है, डिजास्टर्स के टाइम क्या करना है और डिजास्टर्स के बाद क्या करना है। सो दिस इज ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस सेशन एंड ऑल्सो 3 केस स्टडीज। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए बात करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में। तो अगर हम इस टर्म डिजास्टर को फिर से एक बार रिकॉल करने की कोशिश करें तो हमने पढ़ा था कि कुछ ऐसे सडन कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स जो हमें बता के कभी नहीं आते हैं, करेक्ट? ओके, तो इन डिजास्टर्स का मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन डिजास्टर से एक एक्सीडेंट होता है ना, तो उस एक्सीडेंट से ही काफी चीजें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, राइट? तो एक्सीडेंट्स इन एनी वे, यू जस्ट थिंक ऑफ द स्मॉल एक्सीडेंट्स दैट हैपन, मे बी ऑन रोड्स, मे बी सम अदर एक्सीडेंट्स, राइट? बट व्हेन वी टॉक अबाउट these disasters, these are actually the accidents only. The only difference over here is इनमें जो लॉस होता है ऑफ लाइफ, ऑफ प्रॉपर्टी, ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, वो बहुत ही मैसिव होता है और बहुत ही ज्यादा हमें इससे कोप करने के लिए बहुत ही ज्यादा इकोनॉमी का के ऊपर भी एक तरह से बर्डन आता है। नाउ कमिंग ऑन टू द डिजास्टर मैनेजमेंट। तो डिजास्टर मैनेजमेंट में होता क्या है, तो आप इस स्टेटमेंट को ध्यान से सुनना, मैं इसका बिल्कुल एक सिंप्लीफाइड वर्जन उसके बाद आपको बताती हूँ। सो डिजास्टर मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग रिसोर्सेज to handle emergencies, focusing on preparedness, response and recovery to reduce the disaster impact। मतलब कुछ ऐसे रिसोर्सेज, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, से हमारे पास कुछ लोग हैं, वॉलंटियर्स हैं से, है ना, जो लोगों की हेल्प करते हैं when there is a requirement। अब कितना डिजास्टर हुआ है, उस डिजास्टर से कोप करने के लिए हमें क्या चाहिए, उस डिजास्टर में कितना डैमेज हुआ है, तो जो हमारे पास अवेलेबल चीजें हैं या रिसोर्सेस हैं, या हम मेडिकल एड भी अगर हम इसमें डाल दें, तो कैसे उनको ऑर्गेनाइज करना है, कैसे उनको मैनेज करना है और कैसे इन इमरजेंसीज को हैंडल करना है, कैसे पहले से ही इनके लिए तैयार रहना है, डिजास्टर होने के टाइम पर हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, उसके बाद क्या रिकवरी का प्रोसेस कैसा होना चाहिए, ताकि हम डिजास्टर के जो इम्पैक्ट्स हैं उनको कम से कम कर दें, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट द डिजास्टर मैनेजमेंट। तो इसमें ये जो वर्ड्स मैंने यहाँ पर हाईलाइट किए हैं ना, अगर आपसे कोई इतना सवाल पूछ ले कि व्हाट इज डिजास्टर मैनेजमेंट, तो उसमें रिमेंबर हर एक ये पॉइंट आना ही चाहिए। समझ गए बात? किसी को कहीं पर कोई डाउट, आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन और यू कैन बुक योर क्लास विद लर्नो हब स्वयं। तो इसका एक छोटा सा वर्जन बताती हूँ। तो अगर हम डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करें, सो इट फोकसेस ऑन प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स एंड रिकवरी, कि कैसे तैयार रहना है, कैसे रिस्पॉन्ड करना है और कैसे वो जो डिजास्टर हुआ है, कैसे उस चीजों से हमें रिकवर करना है। सो दिस इज व्हाट डिजास्टर मैनेजमेंट फोकसेस ऑन, right? It aims to reduce the disaster impact. So basically these two lines are the gist of what we have studied here. ठीक है? So disaster management is basically preparedness, response and the recovery process, right? क्यों? ताकि हम impact को कम कर सके। नाउ कमिंग ऑन टू द डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल। तो जो अभी बस हम बात कर रहे थे, एग्जैक्टली वही पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। सो प्रिपेयर्डनेस, सो हाउ टू प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर दैट डिजास्टर। तो बहुत सारे ऐसे, जैसे अगर हम अर्थक्वेक्स की बात करते हैं ना,
अर्थक्वेक एक ऐसा डिजास्टर है जो बता के नहीं आता है, हमें उसकी भनक भी नहीं होती है, राइट। आजकल लोग साइक्लोन्स को थोड़ा प्रिडिक्ट कर लेते हैं, तो जो भी सी के पास लोग होते हैं उनको रिलोकेट कर देते हैं, लेकिन अर्थक्वेक एक ऐसा डिजास्टर है जो हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है कि ऐसा कुछ होने वाला है। सो फॉर दैट ऑल्सो, जिनके बारे में हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, वी हैव टू डू सम एक्टिविटीज प्रायर द डिजास्टर, जहां पर प्लानिंग, इमरजेंसी एक्सरसाइजेस एंड वार्निंग सिस्टम्स हमें चाहिए। मतलब कि ऐसा अगर अर्थक्वेक आ जाए तो हम क्या करेंगे, राइट? किस लेवल का है, उस लेवल छोटा है तो हम कितनी टीम भेजेंगे, कितने लोग जाएंगे, कहां से हम उनको कहां से वो जाएंगे, ठीक है। मान लो अर्थक्वेक, मैसिव अर्थक्वेक आया है जिसमें बहुत ज्यादा लॉस ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेड है, लॉस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? इस चीज की प्लानिंग हमें पहले ही करनी होती है। जैसे बोलते हैं ना कि एग्जाम आने से पहले डेट शीट दे देते हैं, राइट? तो आपको क्या करना होता है, आपको प्रिपेयर रहना होता है एग्जाम के लिए, ठीक है। फिजिक्स का एग्जाम है, 2 दिन की छुट्टी है, तो पढ़ तो सब लिया है, अब 2 दिन की छुट्टी में ऐसे 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 पूरी, मतलब पहले 3 चैप्टर, लास्ट के 4 चैप्टर पढ़ लूंगा। ओके, बायो में 1 ही छुट्टी है, ओके, तो चलो इसकी तैयारी पहले भी अच्छे से, बिल्कुल ही अच्छे से कर लेते हैं, और उस टाइम पर सारा कुछ पढ़कर बस एक बार लर्नो हब के सैंपल पेपर्स देख लेंगे, करेक्ट। मैथ्स 4 छुट्टियां हैं, अमेजिंग। तो अब क्या करेंगे भाई मैथ्स में हर एक एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को फटाफट से रिवाइज करने के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो दिस इज व्हाट प्लानिंग इज, दिस इज प्रिपेयर्डनेस, करेक्ट। ओके, देन इमरजेंसी एक्सरसाइजेस, राइट। तो इमरजेंसी एक्सरसाइजेस मतलब कि आपने कई बार देखा होगा ड्रिल्स होती हैं, स्कूल्स में भी ड्रिल्स होती है, इवैक्यूएशन ड्रिल्स होती हैं, टेररिस्ट अटैक वाली ड्रिल्स होती हैं, फायर ड्रिल्स होती हैं। सो दे आर जस्ट टू टेल यू कि अगर इमरजेंसी आ जाए तो क्या होगा। तो एक तो वो सायरन बजेंगे, तो आपको पता होना चाहिए सायरन बजा है, कितनी बार सायरन बजा है, दैट विल इंडिकेट कि कौन सी इमरजेंसी आई है, ठीक है। दूसरी चीज, इस टाइम पर अगर मान लो कि फायर है, ठीक है, स्कूल में है, तो हम कौन सा रास्ता लेंगे जाने के लिए, हम किसको फॉलो करेंगे, कौन सी जगह सेफ है। सो दीज ऑल आर द इमरजेंसी एक्सरसाइजेज। अगर आपको लगता है कि कोई पीछे क्लास में रह गया, उसको निकालना है, आप कैसे उसको निकालोगे, या कैसे आप किसी बड़े को, जो भी स्कूल में टीचर है या और हेल्पिंग स्टाफ है, उनको कैसे बताओगे, राइट। देन वार्निंग सिस्टम्स, तो वार्निंग सिस्टम्स अगेन कितने सायरन बजे हैं विल टेल अस कौन सा अर्थक्वेक, मतलब कौन सा इमरजेंसी, कौन सा डिजास्टर है। Okay, so this is all about preparedness. Now coming on to the response. So actions during the disaster are public warning systems, search and rescue operations. ठीक है, तो रिस्पॉन्स में हम क्या करेंगे, एक तो पब्लिक वार्निंग सिस्टम्स होंगे, वहां पर सर्च, लोगों को ढूंढना, जैसे सब लोग इकट्ठे होंगे, अच्छा आप कौन कौन था आपके फैमिली में, कहाँ पर है, नहीं है, सब है, नहीं मिल रहा है, तो उन लोगों को सर्च करना और रेस्क्यू ऑपरेशंस करना। सो दिस इज द रिस्पॉन्स टू दैट इमरजेंसी और दैट डिजास्टर, कि ऑन द स्पॉट क्या क्या करना है, करेक्ट। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज रिकवरी। सो टॉकिंग अबाउट रिकवरी, मतलब कि जब डिजास्टर हो गया अब क्या करें, तो उस केस में टेम्परेरी हाउसिंग, क्योंकि बहुत सारे से अर्थक्वेक है तो बहुत सारे लोग हो सकता है कि उनके घर टूट गए, रहने के लिए घर नहीं है, तो उनको रहने के लिए टेम्परेरी हाउसिंग फैसिलिटी चाहिए हमें, करेक्ट। मेडिकल केयर वेरी मच नीडेड, और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ देयर हाउसेस, मतलब अभी वो टेम्परेरी में रह रहे हैं लेकिन उनको, उन्हीं के घरों को ठीक करना, रिकंस्ट्रक्ट करना, वो एक रिकवरी प्रोसेस के अंडर आता है। तो आप तीनों पॉइंट समझ गए। यहां पर एक और पॉइंट है विच इज मिटिगेशन और रिडक्शन। सो दीज आर द एक्टिविटीज टू मिनिमाइज डिजास्टर इफेक्ट। तो कैसे ये जो डिजास्टर हुआ है, कैसे इसके इफेक्ट्स को कम करना है, ठीक है। तो मिटिगेशन का मतलब ही यही होता है कि कुछ प्रोएक्टिव एक्शंस लेना जिससे कि रिस्क या इम्पैक्ट जो है डिजास्टर का वो कम हो सके। अब इसमें जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना, पहले से ही हमें पता है कि
ये जो डिजास्टर्स है कभी भी कहीं भी आ सकते हैं, हमें बता के नहीं आएंगे, तो हम कैसे प्रिपेयर रह सकते हैं? तो हम अपने घरों को स्ट्रांग बना सकते हैं, ठीक है। अपने घरों में जो वायरिंग है, से टॉक अबाउट फायर, राइट, तो इलेक्ट्रिकल फायर्स भी होती है, तो हमारे घर की वायरिंग जो है वो एकदम अच्छी क्वालिटी की हम वायरिंग यूज करें, अच्छे क्वालिटी के स्विच बोर्ड्स यूज करें, अच्छी क्वालिटी के अप्लायंसेस यूज करें ताकि वो कम हो, राइट। देन व्हाट वी कैन डू, पब्लिक एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि पब्लिक लोगों को एजुकेट करो कि ऐसे डिजास्टर्स होते हैं। तो आपने देखा होगा आपकी सोसाइटीज में भी कई बार मीटिंग्स होती हैं, कुछ कैंपेन्स चलाए जाते हैं, जैसे अभी बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, तो हम बच्चों को जो बोर्ड में अपेयर होने वाले हैं उन बच्चों के लिए छोटे छोटे, और उन पेरेंट्स के लिए भी छोटे छोटे ऐसे कैंप्स लगाए जा रहे हैं स्कूल में। थोड़े काउंसलिंग कैंप्स हैं, या फिर से जहां पर आप रहते हो वहां पर शायद कोई ऐसा है जिसको काफी नॉलेज है इन चीजों की, जो एक अच्छा काउंसलर है, तो वहां पर हम लोगों को तैयार कर रहे हैं बोर्ड के लिए, पेरेंट्स को और बच्चों को। तो इन द सेम केस फॉर डिजास्टर्स ऑल्सो वी नीड टू प्रिपेयर पीपल फॉर दीज डिजास्टर, वी नीड टू एडुकेट देम कि ऐसा होता है, उससे ये हो सकता है, और जब ऐसा हो तो हमें क्या करना चाहिए और उसके बाद हमें क्या करना चाहिए। ओके, देन जोनिंग, ठीक है, तो दिस जोनिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आपने देखा होगा कि अर्थक्वेक जो होता है ना, अर्थक्वेक, अगर आप इंडिया का मैप देखो, आप एक ही बुक में हम आगे पढ़ेंगे, तो इंडिया का जो मैप है ना उसमें अलग अलग जोन बनाए गए हैं अर्थक्वेक के लिए। कई हैं हाई रिस्क जोन, कई लेस लो लेवल रिस्क जोन्स है, कई मिडिल रिस्क है, कई हाई रिस्क है, कई बहुत हाई रिस्क है। सो दिस इज हाउ द जोनिंग इज डन, और वहां पर जो लोग हैं, वहां पर जो कंस्ट्रक्शंस है वो उसी हिसाब से की जाती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल, ठीक है। किसी को कोई डाउट तो पता है कहाँ आना है, लर्न हब स्वयं में क्लास को बुक करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस नाउ टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। क्यों जरूरत है हमें डिजास्टर मैनेजमेंट करने की, क्यों कर रहे हैं बताओ? क्या मुझे आपको ये हर एक पॉइंट एक्सप्लेन करने की जरूरत है? आप बोलोगे कि नहीं मैम, आप बिना आपके बोले भी हम कर देंगे, लेकिन टू मेक इट वेरी क्लियर टू यू, लेट मी एक्सप्लेन दिस, राइट। सो द इम्पोर्टेंस इज टू रिड्यूस द कैजुअलिटीज। अब मान लो अर्थक्वेक आया है ना, पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है, और ये भी पता है कि अगर हो क्या रहा है तो करना क्या है वो नहीं पता, तो उन कैजुअलिटीज को हो सकता है लोग अपनी जान गंवा बैठे। सो वी नीड टू educate them, we need this disaster management, we need all of these things so as we can reduce these casualties, or we can reduce the loss of or minimize the loss of life, right? Then minimize the damage to property and environment, again कि कहाँ पर कंस्ट्रक्शन करनी है, कैसे करनी है, कैसे हमें से फ्लड्स आ रहे हैं, राइट, तो फ्लड के केस में भी हमें कैसे तैयार करना है, किस एरिया में हमें नहीं रहना है, और कैसे कंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए, उन सब से रिलेटेड, राइट। नाउ एंश्योर टाइमली इवैक्यूएशन एंड मेडिकल केयर। तो अगर वार्निंग्स आ रही हैं कि आप जिस एरिया में हो वहां पर फ्लड आ सकता है, तो हमें टाइमली वहां से इवैक्यूएट कर जाना है, और मेडिकल केयर, अगर आप किसी भी तरह से इंजर्ड हो तो मेडिकल केयर भी वहां पर दी जाएगी। सो अगेन दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। देन प्रमोट सेफ्टी एंड प्रिपेयरनेस, सो एज टू प्रमोट द सेफ्टी अमंग पीपल, और लोगों को तैयार रखना इन सब डिजास्टर्स के लिए इज द main aim of disaster management, and is the importance of disaster management: preparedness, recovery, response and recovery, and last one was the mitigation or reduction of this loss of life or loss of property, ठीक है, loss of minimize the casualties, correct? So I hope this much is clear. Now moving on to the next, that is the safety for flood. So we'll start with the flood. तो flood क्या होता है? flood एक, अगर हम अपनी कंट्री में ही बात करें तो flood ना एक सबसे कॉमन और सबसे डिस्ट्रक्टिव नेचुरल डिजास्टर्स है, जिसमें बहुत ज्यादा रेन होती है, और जिसकी वजह से जो लॉस होता है, लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, इज इररिपेयरेबल. So this damage is irreparable.
ठीक है। तो मतलब ज्यादातर ये उन जगहों पे देखा जाता है जो लो लाइंग एरियाज होते हैं, तो वहां पर पानी जो है अगर बहुत तेजी से पानी आए या बहुत ज्यादा पानी आए तो जो नीचे होते हैं एरियाज उनमें जल्दी पानी आ जाता है। सो अब इन केस में हमें क्या करना है, वी हैव टू मॉनिटर आवर सराउंडिंग्स एंड वेदर अपडेट्स। तो जैसे लाइक वी वर टॉकिंग अबाउट इन द प्रीवियस सेशन, किसके बारे में हम बात कर रहे थे, अबाउट दोज फ्लड्स which caused loss of property and life in Himachal and Uttarakhand। तो उस केस में हमें we have to be attentive, we have to listen to the weather updates and we have to monitor our surroundings as well, कि हम किस जगह पर रहते हैं, क्या पानी का रिवर का पानी का लेवल बढ़ गया है, घट गया है, कैसा है। तो ये हर चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी सराउंडिंग्स को मॉनिटर करना एंड वेदर से अपडेटेड रहना। द नेक्स्ट इज अवॉइड फ्लड प्रोन एरियाज। तो वी शुड नॉट गो टू दोज एरियाज विच आर फ्लड प्रोन। कहीं होते हैं ना, चलो देखते हैं क्या हो रहा है ना, मजे लेने के लिए क्या हो गया। तो वी आर नॉट देयर फॉर आवर एंटरटेनमेंट बट वी हैव टू अवॉइड दोज एरिया सो दैट एक तो रेस्क्यू ऑपरेशन में जो इन्वॉल्व है उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, उनके रास्ते में हम ना आए और उनको किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस ना करें, और दूसरा हम खुद को भी सेफ रख रहे हैं ऐसा ना करके, ठीक है। देन असेंबल सप्लाईज। अगर आपको लगता है कि आप एक ऐसे एरिया में रहते हो जहां पर नीचे सब पानी भर जाता है, आप सेफ जगह पर हो लेकिन नीचे वो पूरा पानी भर जाता है नॉल, तो उस केस में व्हेन यू नो दिस इज द सिचुएशन, राइट, जैसे मॉनसून के टाइम उत्तराखंड और हिमाचल में ये सिचुएशंस हमें काफी ज्यादा देखने को मिलती हैं। तो बीइंग देयर व्हाट वी कैन डू इज वी कैन टेक अ लॉट ऑफ सप्लाईज, कीप देम एट आवर होम उस टाइम पर, ताकि इन केस अगर कुछ टाइम के लिए रोड से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं या हम किसी वजह से पानी भर जाता है, हमें चीजें नहीं मिलती हैं, तो वी आर ऑलरेडी वेल प्रिपेयर्ड फॉर फूड, वाटर एंड फॉर फर्स्ट एड किट्स एज वेल। नाउ नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई इवैक्यूएशन रूट्स। तो अगर जहां पर आप रह रहे हो वहां किसी भी तरह का फायर, अर्थक्वेक या से फ्लड ऐसा कुछ भी हो जाता है, तो आपको वहां से निकलने का रास्ता पता होना चाहिए, द सेफ वे टू एस्केप दैट सिचुएशन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट? कोई डाउट? आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन और यू कैन बुक योर क्लास विद लर्नर हब स्वयं। सो वी हैव डिस्कस्ड कि हमें फ्लड से पहले क्या क्या तैयारियां कर लेनी चाहिए। ओके, चलो अब देखते हैं कि अगर उस एरिया में आप हो जहां पर फ्लड आया है तो फ्लड के दौरान हमें क्या क्या करना चाहिए। सो द फॉलो द इवैक्यूएशन रूट। तो पहली बात है कि वो जो इवैक्यूएशन रूट्स हमने प्रायर बनाए थे हमें सेम रूट्स को फॉलो करना है। देन अवॉइड वॉकिंग इनटू द डीप फ्लडेड वाटर्स। तो कहीं पर भी अगर आपको ऐसा लगता है ना कि पानी जो है वो आपके एंकल से ऊपर है, तो ऐसे एरिया में या ऐसे रास्ते में ऐसा रूट हमें नहीं लेना है, ऐसे रूट में हमें वॉक नहीं करना है। देन स्टे इन ऑन हायर ग्राउंड। तो फ्लड में क्या होता है कि जो नीचे वाले एरियाज होते हैं ना वहां पर पानी भर जाता है, लेकिन जो ऊपर वाले एरियाज होते हैं वहां पर इतनी जल्दी पानी नहीं भरता है। करेक्ट? तो हमें क्या करना है, हमें ऊपर रहना है, हमें ग्राउंड से ऊंचा रहना है। देन टू बी कॉशियस एट नाइट, क्योंकि रात को ऐसे चांसेस होते हैं कि हमें नींद पड़ जाएगी, विल नॉट बी अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, और उस केस में बहुत ज्यादा ट्रेजेडीज ऐसी भी देखी गई हैं जहां पर रात को फ्लडिंग हुई और जिससे लोगों को पता ही नहीं चला और सब कुछ बह गया। Right, so there was a lot of loss of life and destruction of property. Now do not touch electrical appliances. तो इस केस में हमें electrical appliances को touch नहीं करना है, क्योंकि we know that water is a good conductor of electricity. तो अगर आसपास से कहीं भी कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन लूज हुआ होगा और पानी में वो किसी भी तरह से मतलब वो पानी टच हो गया होगा, इलेक्ट्रिसिटी और पानी आपस में कांटेक्ट में आ गए होंगे या हमारे अप्लायंसेस गीले हो गए होंगे, तो उसमें बहुत चांसेस है कि हमें शॉक्स लग सकते हैं। सो वी हैव टू अवॉइड दैट एज वेल। नाउ आफ्टर फ्लड्स व्हाट वी हैव टू डू। तो एक बार जब भी फ्लड जो पानी आ रहा है अब वो उसका लेवल कम हो जाता है या वो नॉर्मल नेचुरल लेवल पर आ जाता है, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें वेट करना है प्रीवियस फ्लडेड एरियाज में जाने से।
मतलब कि जब तक हमें अथॉरिटीज से ये इंडिकेशन आए कि वो जगह सेफ है या फिर ऐसा कुछ अभी इन फ्यूचर में अभी एक्सपेक्टेड नहीं है, तभी हम वहां पर जाएं। जब तक अथॉरिटीज से हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं आती है, हमें फ्लडेड एरियाज में नहीं जाना है। देन अवॉइड फ्लडेड एरियाज एंड कंटेमिनेटेड वाटर। तो फ्लडेड एरियाज में एक बहुत सारी प्रॉब्लम मतलब ये भी देखी गई है कि जब पानी आता है ना प्रेशर से, तो घर, पाइप्स, हर चीज टूटती है। ओके, तो ये हो सकता है कि किसी तरह से सीवरेज सिस्टम और जो पानी है, जो हमारा नॉर्मल से पीने वाला पानी है, तो वो पानी जो है वो कंटेमिनेट हो गया हो। तो हमें पानी भी बहुत सोच समझ के पीना है और कंटेमिनेटेड वाटर को अवॉइड करना है। फ्लडेड एरियाज में नहीं जाना है और जो पानी गंदा है उसको पीना नहीं है, टच नहीं करना है, उससे बच के रहना है। चेक फॉर द स्ट्रक्चरल डैमेज। जिससे जहां पर आप रहते थे उस एरिया में फ्लड आया, थोड़ा पानी आपके घर के आसपास भी आया, तो आपको ये चीज चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने घर के आसपास पूरा घूमो, अंदर बाहर अच्छे से ऑब्जर्व करो कि कहीं किसी भी तरह का डैमेज आपके घर को तो नहीं हुआ। ओके, तो वो स्ट्रक्चरल डैमेज चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा भी देखा गया है कि धीरे धीरे वो घर, पहले कुछ नहीं होता फ्लड के टाइम पे, लेकिन बाद में वो घर जो है ना वो एकदम से गिर जाता है, क्योंकि वो इतना पानी भी सीप इन हो चुका होता है और घर वीक हो जाता है। तो इसलिए स्ट्रक्चरल डैमेज देखना चाहिए। देन सीक फॉर द मेडिकल केयर फॉर इंजरीज। तो अगर आप किसी भी तरह से, आप कोई भी अगर इंजर्ड हुआ है उस केस में, तो इमिडिएटली मेडिकल हेल्प लेनी है। देन डू नॉट स्विच एनी इलेक्ट्रिसिटी और गैस कनेक्शंस। तो जब तक हर कनेक्शन सिक्योर नहीं हो जाता है तब तक उनको टच नहीं करना है। स्टे आउट ऑफ एनी बिल्डिंग सराउंडेड बाय फ्लडेड वाटर। तो कोई भी ऐसी बिल्डिंग जिसके आसपास अभी भी फ्लड वाला पानी हो या पानी हो, उनमें नहीं जाना है, उनसे बाहर रहना है, उनसे दूर रहना है। सो वन मस्ट नॉट ट्राई टू विजिट द फ्लडेड एरियाज जब तक वहां पर किसी भी तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, या फिर जब तक वो फ्लडेड एरिया के वहां पर जाने की हमें अथॉरिटी से इंडिकेशन नहीं आ जाती है, क्योंकि वो डेंजरस भी हो सकता है कि वहां अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा हो और आप वहां पर जाके उनके जो इमरजेंसी रेस्क्यू ऑपरेशन है आप उनमें ही रोड़ा बनते रहो, तो वहां से दूर रहना है, राइट। सो लेट अथॉरिटीज डू देयर वर्क। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द सेफ्टी मेजर्स फॉर अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक क्या है, रिकॉल करो, राइट, क्या था कि अर्थ हिलने लग जाती है, अर्थ एकदम से शेक करने लग जाती है। सो दैट इज द अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक में, अर्थक्वेक से पहले क्या कर सकते हैं? अब जैसे हम पढ़ रहे थे, तो अर्थक्वेक एक ऐसा डिजास्टर है जिसमें ना हमें पहले पता नहीं होता है, जिसका हमें पता लगाना भी मुश्किल है कि अब अर्थक्वेक आएगा। तो उस केस में ये जो प्रिपरेशन है ना, इट कैन बी, वी कैन गेट प्रिपेयर्ड बट वी कैन नॉट प्रिडिक्ट इट एट ऑल। ओके, तो हमें अपनी नॉलेज से सिचुएशन के साथ डील करना होता है। तो इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी बिल्डिंग को स्ट्रॉन्ग करें विद द प्रोफेशनल हेल्प। तो प्रोफेशनल जो लोग हैं, जिन्हें पता है कौन सा एरिया है जो अर्थक्वेक प्रोन है, रिस्क कहाँ ज्यादा है, कहाँ कम है, कहाँ पर मीडियम लेवल का रिस्क है, तो उसी हिसाब से हमें अपनी बिल्डिंग्स या घरों की कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए और इस कंस्ट्रक्शन में हमें प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए। देन आइडेंटिफाई द सेफ्टी स्पॉट एंड इवैक्यूएशन रूट। तो वो जगहें जो सेफ हैं और वो रास्ते जो हमें उस जगह से सेफली निकाल सकते हैं, इन सब के बारे में हमें पहले से प्रिपेयर रहना है। देन इमरजेंसी किट्स को भी हमें रेडी रखना है, क्योंकि ये वो डिजास्टर है जो कभी भी प्रिडिक्ट नहीं हो पाएगा। नाउ द नेक्स्ट इज ड्यूरिंग अर्थक्वेक। आप क्या कर सकते हो? ड्यूरिंग अर्थक्वेक एक जो चीज की जाती है, दैट इज ड्रॉप, कवर एंड होल्ड। कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज दैट? So this is very simple. If you are inside a building और earthquake आ जाता है, आप ओपन ग्राउंड में जाने के लिए बहुत दूर हैं, आप नहीं पहुंच पाओगे, तो क्या करना है? मान लो आप स्कूल में हो, आप क्या करोगे? आप अपने बेंचेस के नीचे यू विल ड्रॉप, एकदम नीचे झुक जाओगे और यू विल कवर योर सेल्फ अंडर द डेस्क, ओके, एंड देन यू विल होल्ड दैट डेस्क टाइटली।
Got it? So this is drop, cover and hold. Now avoid windows and heavy objects. तो किसी भी तरह से हमें windows को और heavy objects को hold करके रखना है. And even avoid using elevators during evacuation. तो मान लो आप एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते हो जहां पर आप यूजुअली एलिवेटर से जाते हो. 14-15 फ्लोर वाली बिल्डिंग्स हैं, राइट? तो आपको जाना तो एलिवेटर से पड़ेगा, आप हर बार स्टेज से नहीं जा सकते, आप थक जाओगे पूरा दिन, राइट? तो लेकिन जब भी अर्थक्वेक आता है ना, यू ऑलवेज हैव टू फॉलो द स्टेयरकेस. यू कैन नॉट गो लिफ्ट से, एलिवेटर से आप नहीं जाओगे. सो दैट इज नॉट सेफ एट ऑल. मान लो बिजली चली गई, बीच में एलिवेटर में फंस गए, फिर क्या होगा? एटलीस्ट स्टेज से भाग के सेफली एक जगह पर पहुंच जाओगे, है ना? सो नेवर एवर यूज एलिवेटर्स. ओके, नाउ व्हाट विल हैपन after the earthquake? I mean, what will you do after the earthquake? So after earthquake there might be injuries. So first of all, खुद को देखो, अपने आसपास वालों को देखो and get the medical help, get the first aid. Then check for gas, water and electrical damages. तो गैस, वाटर और इलेक्ट्रिकल डैमेजेस को हमें क्या करना है? चेक करना है. और किसी भी चीज को बिना चेक किए यूज नहीं करना है. स्टे अवे फ्रॉम बीचेस टू अवॉइड सुनामीज. क्योंकि होता क्या है कि जब सी के या ओशन के नीचे की अर्थ जो है वो शेक करती है, तो जो वेव्स हैं वो काफी हाई हो जाती हैं. तो वी शुड अवॉइड सच एरियाज एंड वी शुड अवॉइड गोइंग टू बीचेस, ताकि सुनामी को हम अवॉइड कर सकें. देन स्टे आउट ऑफ डैमेज्ड बिल्डिंग्स. तो जितनी भी बिल्डिंग्स जो डैमेज हो गई हैं अर्थक्वेक में, उनसे दूर रहना है. क्योंकि एक बार क्रैक्स आ गए तो अब खतरा ये रहता है कि वो बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है. द नेक्स्ट इज बी केयरफुल अराउंड ब्रोकन ग्लास, डेब्री एंड चिमनीज. तो यू हैव टू बी केयरफुल वाइल वॉकिंग कि आसपास कोई डेब्री, कोई टूटा कांच या किसी भी तरह की कोई चिमनी तो नहीं है. सो दिस इज समथिंग यू हैव टू टेक केयर. ओके, नाउ इफ इन स्कूल और ऑफिस ऑलवेज फॉलो द इमरजेंसी प्लान. तो आपने अपने स्कूल में भी देखा होगा कि इमरजेंसी प्लान्स लगे होते हैं, ठीक है? इवैक्यूएशन प्लान्स होते हैं जगह जगह पर. जो बिल्डिंग है ना, उसके हिसाब से इवैक्यूएशन प्लान्स बनाए गए होते हैं और उन्हें अच्छे से पेस्ट भी किया होता है. सो वन मस्ट ऑलवेज फॉलो दीज इवैक्यूएशन प्लान्स अगर आप ऑफिस में या स्कूल में हो, राइट? तो कहीं भी डाउट है तो आस्क क्वेश्चन सेक्शन में पूछना या फिर लर्नो हब स्वयं में अपनी क्लास बुक कर लेना. ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ दिस इज दैट map of India that I was talking about काफी देर से. So this is the seismic zones which are very high risk zones, high risk zone, moderate risk zone, low risk zone and no risk zone. तो हमारे इंडिया में वेरी हाई रिस्क, जो भी ये पिंक वाला आपको रीजन दिखाई दे रहा है ना, ये नॉर्थ ईस्ट में, फिर ये वाला राइट पंजाब में, देन हिमाचल में, देन यहाँ पर, ठीक है? तो ये वो सारे एरियाज हैं जो कि हाई रिस्क जोन में आते हैं. इवन यहाँ पर गुजरात में, यहाँ पर महाराष्ट्र में, राइट? सो दीज आर द वेरी हाई रिस्क एरियाज जहां पर भूकंप आने का खतरा बहुत ज्यादा है. देन हाई रिस्क में जितने भी ये ब्राउन एरियाज हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हिमाचल, ओके, तो ये ऐसे नीचे को आते आते यूपी में भी को भी ये कवर कर रहा है और इस तरफ बिहार की तरफ भी जा रहा है. सो दीज आर ऑल द हाई रिस्क एरियाज. अब ये जो लाइट ब्राउन वाला एरिया है, राइट, ये जो लाइट ब्राउन वाला एरिया है, दिस इज मॉडरेट रिस्क एंड लो रिस्क है ये वाला एरिया. जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, तो ये राजस्थान, कुछ पार्ट ऑफ यूपी, कुछ पार्ट ऑफ एमपी. सो दिस ऑल, इवन यहाँ पर तमिलनाडु में, सो दिस इज ऑल व्हाट द लो रिस्क एरियाज फॉर अर्थक्वेक. और ये जो बीच में आप ये वाइट वाला एरिया देख रहे हो ना, दिस इज नो रिस्क. मतलब कि यहाँ पर अर्थक्वेक आने का खतरा बहुत ही कम है. Got it? So this is the information that we get from this graph. Okay.
चलो आगे बढ़ते हैं, द सेफ्टी मेजर्स फॉर फायर। तो अब अगर हम फायर की बात करें तो आपने देखा होगा स्कूल में भी ना, बिल्डिंग में भी जगह जगह पर वो एक बकेट लगी होती है और एक फायर एक्सटिंग्विशर लगा होता है, राइट, ये वाला सेटअप होता है। सो दैट इज फॉर फायर इन केस आपकी बिल्डिंग में फायर लग जाती है तो आपको उनका यूज करना होता है। और उस बकेट में क्या होता है, जल्दी से बताओ क्या होता है? सैंड होती है। क्यों होती है? मिट्टी क्यों भरी होती है उसमें? तो ये आंसर आस्क क्वेश्चन सेक्शन में बताना या फिर कमेंट सेक्शन में बताना। नाउ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फायर आर इलेक्ट्रिकल एंड किचन एरिया एंड स्मोकिंग। तो ये जो है ना, ये 3 मेन कॉजेज हैं फायर के, और ये टोटली एक मैन मेड डिजास्टर है। और फायर जिसे एक बहुत ही अच्छा सर्वेंट बोला जाता है, क्योंकि जिसकी हेल्प से हम अपना खाना तक बनाते हैं, वो उतना ही बैड मास्टर है। इफ फायर बिकम्स अनकंट्रोल्ड तो वो चीजों को तहस नहस कर सकती है। तो अब ये समझते हैं कि कैसे कौन कौन सी फायर में कैसे कैसे प्रिवेंटिव मेजर्स हमें लेने हैं। तो कमिंग ऑन टू द इलेक्ट्रिकल फायर, राइट, तो क्योंकि बिजली से आग लगी है तो उस केस में नेवर एवर यूज वाटर। ऐसा नहीं है कि स्विच बोर्ड में आपको आग दिखाई दी, पानी फेंक दिया। सो that may lead to electric shock because water is a good conductor of electricity. So instead use fire extinguisher जिससे वो फायर बुझाई जा सकती है। Then kitchen areas में immediately cover utensils with lid and switch off the gas stove। तो अगर किचन में लग जाती है, जैसे गैस स्टोव में पैन रखा है उसमें लग जाती है, तो फटाफट से पहले तो गैस स्टोव को ऑफ कर दो और उस पैन को लिड से कवर कर दो। तो क्या होगा कि ऑक्सीजन कट हो जाएगी और ऑक्सीजन के कट होने से फायर बुझ जाएगी। वी नो दैट, क्या पढ़ा है केमिस्ट्री में, कि अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो आग नहीं जलेगी, राइट। तो द सेम थिंग वी आर यूजिंग हियर। नाउ कमिंग ऑन टू स्मोकिंग। तो स्मोकिंग की बात करें तो ऑलवेज डिस्पोज सिगरेट ऐश इन एन एस्ट्रे। तो जब भी जो लोग भी स्मोकिंग करते हैं, विच इज नॉट एट ऑल अ गुड हैबिट, और आप तो ये नियम बना के रखना कि वी विल नॉट गेट इनटू ऑल दीज थिंग्स विच आर डैमेजिंग आवर बॉडी, डिस्ट्रॉइंग आवर हेल्थ एंड डिस्टर्बिंग आवर पीस, राइट। ओके, तो सिगरेट आपने देखा होगा, ये माचिस की तीली भी जलाओ ना, तो हर एक उस चीज को जिससे आग निकल रही है ना, उसको बहुत अच्छे से डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। क्योंकि कई बार ये देखा गया है, फॉरेस्ट फायर के केस में स्पेशली ये देखा गया है, ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ ह्यूमंस, एक तीली जला के फेंक दी, खुद वहां से निकल गए, लेकिन अब वो आग बढ़ती बढ़ती पूरे जंगल में आग लग गई है, राइट। तो लॉस एंजलिस का आप सुन रहे हो ना, कैसे फायर ब्रेकआउट हुआ है, मतलब वो अनकंट्रोल्ड हो गया है कितना ज्यादा। सो दिस इज ऑल ह्यूमन नेग्लिजेंस। Okay, so we have to be very careful. We have to protect our forest. They are very important. They give us medicines, they give us furniture, and they give us majorly the oxygen, correct, and they maintain that natural balance. Okay, so I hope this is clear. Now let us talk about कि अगर आग लग जाती है तो क्या करना है। तो उस केस में सबसे पहले हमें कुछ सेफ्टी मेजर्स लेने हैं। आग से पहले क्या क्या लोगे? सो कंडक्ट रेगुलर फायर ड्रिल्स इन वर्क प्लेस, नेबरहुड एंड स्कूल्स। तो आप जहां पर हो, आपके स्कूल में भी आपने देखा होगा फायर ड्रिल्स होती हैं, जो लोग ऑफिस जाते हैं उन्होंने भी देखा होगा, एंड इवन आपके घरों के आसपास भी ना, कई बार सोसाइटीज में भी वो ड्रिल्स होती हैं कि अगर ऐसा हो तो आप क्या करोगे। तो उसके लिए वो ड्रिल्स की जाती हैं ताकि आपको इमीडिएटली पता हो, आपको प्रिपेयर कर दिया जाए। दिस इज प्रिपेयर्डनेस, राइट। तो आपको प्रिपेयर कर दिया जाए कि ऐसी सिचुएशन में आपको क्या क्या स्टेप्स उठाने हैं। द नेक्स्ट इज लर्न इवैक्यूएशन रूट्स, क्रिएट फैमिली एस्केप प्लान्स। ठीक है, तो हमें इवैक्यूएशन रूट्स बनाने हैं और हमें फैमिली एस्केप प्लान्स बनाने हैं कि कहाँ से निकलना है। ठीक है, यहाँ आग लग गई तो दूसरा रास्ता क्या है, वहां लग गई तो ऑल्टरनेट क्या है। सो ऑल ऑफ दोज प्लान्स वी हैव टू मेक इन प्रायर, और खुद को और अपनी फैमिली को कैसे सेफ रखना है। देन ट्रीट एवरी फायर अलार्म एज एन इमरजेंसी, कि कभी भी फायर अलार्म बजता है तो उसको एक इमरजेंसी ही लेना है। नाउ ड्यूरिंग द फायर, अ वेरी वेरी बैड सिचुएशन, कि अगर आग लग जाए तो आप क्या करोगे। तो उस केस में सबसे पहले तो एग्जिट्स देखो। ठीक है, सामान बटोरना नहीं है घर के अंदर या घर के बाहर या स्कूल में, कहीं पर भी चीजें बन जाएंगी। वी हैव टू
keep ourselves safe. So first of all, look at the exit, look for the exit and just try to escape out of that room. उस केस में जस्ट कवर योर माउथ फॉर सम टाइम, ताकि वो जो आग की जो धुआं है ना वो आप इनहेल ना कर लो, क्योंकि उसमें होती है कार्बन मोनोऑक्साइड जो हमारी बॉडी को, जो हमारे ब्लड के साथ मिक्स हो जाती है और फिर वो सफोकेशन करती है, एंड दिस सफोकेशन इज फेटल, इट लीड्स टू डेथ समटाइम्स. ओके, नाउ डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और do not use elevators as we talked about this in earthquake as well. ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस नहीं यूज करने हैं, दूसरा एलिवेटर्स नहीं यूज करने हैं. देन अगर किसी के कपड़ों में फायर लग गई है तो द बेस्ट वे इज टू आइदर यू कवर दैट पर्सन विद द ब्लैंकेट, मोटे से ब्लैंकेट से उसको ऐसे टाइटली बांध दो, तो क्या होगा, ऑक्सीजन कट हो जाएगी और ऑक्सीजन नहीं होगी तो फायर बुझ जाएगी. ठीक है, दूसरा ग्राउंड पे रोल करना शुरू कर दो, तो उससे भी जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो कट होगी और फाइनली फायर बुझ जाएगी. देन कवर योरसेल्फ विद ब्लैंकेट व्हाइल एग्जिटिंग. ओके, देन हाँ, तो अब मान लो कि आपको एक ऐसे एरिया से निकलना है जहां पर आसपास ना फायर है, बीच में नहीं है बट आसपास है, तो उस केस में रिमेंबर यू शुड कवर योरसेल्फ, स्पेशली दिस हेयर, बाल बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं, तो स्पेशली दिस एरिया जस्ट कवर योरसेल्फ विद ब्लैंकेट एंड देन रन. क्योंकि अगर आप एक मोटे से ब्लैंकेट से आप खुद को कवर करके भागोगे ना तो आग ब्लैंकेट में लगेगी एंड ब्लैंकेट को हम बाहर जाके फेंक सकते हैं. ठीक है, क्योंकि अगर आपके पहने हुए कपड़ों में आग लग जाती है तो उससे हमारी स्किन डैमेज का खतरा हो जाता है. तो उस केस में हमें खुद को कवर करना है ब्लैंकेट से, फिर भागना है. नाउ क्लोज डोर्स ऑफ बर्निंग रूम एंड ब्लॉक गैप्स टू स्टॉप स्मोक स्प्रेड. तो अगर मान लो किसी एक कमरे में आग लगी है तो पहले तो उसके दरवाजे बंद कर दो, ठीक है, ताकि वो इधर उधर ना फैले. दूसरा, ब्लॉक कर दो उन गैप्स को जिससे स्मोक स्प्रेड हो सकती है, बिकॉज दिस स्मोक हैज कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, इफ वी टॉक अबाउट हीमोग्लोबिन, पढ़ा है ना हम सब ने हीमोग्लोबिन बायो में. ठीक है, तो अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो हीमोग्लोबिन जो है ना वो ऑक्सीजन को कैरी करता है, राइट. वो कार्बन डाइऑक्साइड को भी अपने साथ के लिए भी, मतलब वो अट्रैक्ट करता है उसको और उसको भी कैरी करता है. लेकिन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा अफिनिटी इसकी होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए. तो क्योंकि अगर ये तीनों गैसेस हैं, ठीक है, तो इनमें से ये कार्बन मोनोऑक्साइड को अपनी तरफ खींचेगा, ऑक्सीजन को भूल जाएगा, एंड नाउ योर बॉडी सेल्स विल नॉट गेट ऑक्सीजन, सो दे विल स्टार्ट डाइंग. आपको सफोकेशन होने लगेगी और अल्टीमेटली अ पर्सन कैन इवन डाई. ओके, तो आई होप यू गॉट दिस. नाउ व्हाट विल यू डू आफ्टर फायर. तो सबसे पहली चीज है कि उस बिल्डिंग में आपको री एंटर नहीं करना है, उस बिल्डिंग में जाना ही नहीं है. फॉर एनी बिलोंगिंग्स, किसी भी तरह की बिलोंगिंग्स के लिए उस कमरे में नहीं जाना है. नोटिफाई फायर फाइटर्स अबाउट द मिसिंग पर्सन. अब लोग आए होंगे, फायर फाइटर्स आए होंगे उस आग को बुझाने के लिए, राइट, उसको कंट्रोल में लाने के लिए. तो सबसे पहले अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने नेबर्स को देखो, कौन है कौन नहीं है, जितने लोगों को आप जानते हो उनको देखो. और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई भी इंसान मिसिंग है तो उसकी इमीडिएटली फायर फाइटर्स को रिपोर्ट दो, ताकि पता चले कि वो कहाँ रहता है, कहाँ हो सकता है, तो उसको रेस्क्यू किया जाए. शायद वो डर के कहीं बैठा हो और वेट कर रहा हो किसी के रेस्क्यू का, ठीक है, खुद को रेस्क्यू कराने का. नाउ सीक इमीडिएट मेडिकल अटेंशन फॉर बर्न्स. अगर आपको छोटा सा भी बर्न हुआ है या ज्यादा हुआ है, कितना भी हुआ है, जस्ट गो फॉर द मेडिकल केयर. ओके, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस फॉर इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स फॉर फर्दर एक्शंस. तो जो भी इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स हैं उनको, उनकी जो इंस्ट्रक्शंस है उनको फॉलो करो. कैसे निकलना है, कहाँ जाना है, व्हाट इज द सेफ प्लेस, स्टे अवे फ्रॉम द एरिया वेयर they are doing that rescue operation, search operation, ताकि उनके ऑपरेशन में आप बाधा ना बनो. ओके, सो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया है. हमने अर्थक्वेक, फ्लड और फायर के सेफ्टी मेजर्स पढ़े हैं एंड आई होप आपको ये क्लियर हुए हैं. अब हम बात करते हैं इसमें गवर्नमेंट के रोल की. व्हाट इज द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन डिजास्टर मैनेजमेंट. तो डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करें तो ये ना हर लेवल पे होती है.
स्टार्टिंग फ्रॉम आवर कंट्री, तो ये नेशनल लेवल पर भी होती है, स्टेट लेवल पर भी होती है और इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी होती है। ठीक है, तो मतलब इंडिया में एक नेशनल लेवल पर भी गवर्नमेंट का कुछ रोल है, स्टेट लेवल पर भी है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी है। सो स्टार्टिंग विद द नेशनल लेवल, सो द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ओवरसीज डिजास्टर सिनेरियोस 24/7। तो हमारी गवर्नमेंट में जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, आपने एक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सुना होगा, जो हमारे आस पड़ोस के देशों से और बाकी जो कंट्रीज हैं उनके साथ डील करती है। होम मिनिस्ट्री जो है वो हमारी कंट्री के अंदर वाले अफेयर से डील करती है और इसके अंडर ही ये डिजास्टर मैनेजमेंट आता है। ओके, नाउ NDMA, दैट इज नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क फॉर मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट का एक फ्रेमवर्क कैसा हो, कौन होगा उसके अंडर, कौन कौन होंगे, वो उनके अंडर कौन कौन होंगे, तो एक प्रॉपर फ्रेमवर्क बना रहेगा। देन NDRF हैंडल्स specialized disaster responses. Now what is the full form of this NDRF? बताओ। This is, सोचो क्या होता है ये। So coming on to NDRF, what is that? It is National Disaster Relief Force. Okay, so it is National Disaster Relief Force. Right, and what was NDMA? It is National Disaster Management Authority. करेक्ट? ओके, नाउ वैसे ही स्टेट लेवल पर भी हमारे पास डिजास्टर मैनेजमेंट है, जहां पर जो चीफ मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी के अंडर आते हैं। ओके, सो दे मैनेजेस दीज रिलीफ ऑपरेशंस। देन रिलीफ कमिश्नर ओवरसीज रिहैबिलिटेशन मेजर्स। ठीक है, जो रिलीफ कमिश्नर्स होते हैं वो रिहैबिलिटेशन मेजर्स को देखते हैं। देन डिस्ट्रिक्ट लेवल में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अंडर ये आते हैं एंड ग्राउंड लेवल पर ये रिलीफ वर्क करते हैं। मतलब कहीं पर डिजास्टर हुआ तो वहां की, वो जिस डिस्ट्रिक्ट में आता है ना, वहां के लोग जाके ग्राउंड लेवल पर वो काम करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। सो दिस डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी प्लान्स एंड एग्जीक्यूट द रिलीफ मेजर्स, और इनको फंड्स, लोगों की हेल्प, ये सब स्टेट से भी आता है और नेशनल लेवल से भी आता है। सो आई होप आप इतना समझ गए हो डिजास्टर मैनेजमेंट होता क्या है, अर्थक्वेक, फ्लड और फायर में कैसे इस डिजास्टर के लिए हम प्रिपेयर रह सकते हैं, कैसे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं उस सिचुएशन में, और कैसे उसके बाद हम रिकवरी का प्रोसेस कर सकते हैं। सो आई होप all these things are clear to you. So this was all from our today's session. I hope you understood the concept of disaster management, कैसे हम disasters के लिए prepared रहते हैं और कैसे हम उस सिचुएशन में रिस्पॉन्ड करके कैसे बाद में हम उससे रिकवर होते हैं। सो वी आर स्टिल लेफ्ट विद सम ऑफ द टॉपिक्स एंड दैट वी विल कवर इन आवर नेक्स्ट सेशन। टिल देन यू ऑल टेक केयर एंड एज यू ऑल नो, लर्नो हम मतलब फ्री है पर बेस्ट है।